नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। इतिहास गंगा के आज के इस अंक में हम एक ऐसे संगठन की बात करेंगे जो कांग्रेस के असमंजस से पैदा हुआ। असमंजस किस बात का है? असमंजस है कि चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। इसी दरार के बीच में एक संगठन का निर्माण होता है जिसे बाद में कांग्रेस के भाईचारे के तहत कांग्रेस के अंतर्गत ही जगह प्राप्त हो जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वराज्य पार्टी की, मैं बात कर रहा हूं स्वराज्य दल की। आते हैं इस विषय पर और चर्चा करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। जी हाँ मित्रों, आज का विषय है स्वराज्य पार्टी। स्वराज्य पार्टी पर जब हम बात करेंगे तो उसके पहले बैकग्राउंड में क्या हुआ था या बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, इस पे भी चर्चा करते हैं। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड होता है। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी हिंसक घटनाओं से आहत होते हुए अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। असहयोग आंदोलन शांत हो जाता है। अब ये चर्चा है कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। इसी समय दिसंबर 1922 को कांग्रेस का मुख्य अधिवेशन होता है गया में। दिसंबर 1922 को कांग्रेस का अधिवेशन गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं सीआर दास। सीआर दास मतलब चितरंजन दास। इनको देशबंधु नाम के विशेष नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, हमको और आपको सबको याद है कि जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, गांधी जी ने उसमें नकारात्मक कार्यों में यह कार्यक्रम दिया था कि हम होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे, तो उसका सर्वप्रथम विरोध सीआर दास ने किया था। सीआर दास साहब पहले से ये चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, जीतें और असेंबली में पहुंचे और असेंबली में पहुंचने के बाद सरकार द्वारा चलाई गई नीतियों और रीतियों का हाउस के अंदर से विरोध करें। अब वो समय आ गया था जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था, तो सीआर दास को लगा कि अब कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, हम चुनाव लड़ सकते हैं। फिर समय आया 1922 गया अधिवेशन का, जिसकी अध्यक्षता वो स्वयं सीआर दास कर रहे थे। इसी क्रम में यह भी बताना चाहूंगा कि 1921 में भी सीआर दास को ही अध्यक्ष चुना गया था, परंतु वो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत अपनी पत्नी के साथ जेल में थे, जिसकी वजह से वो 1921 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए थे, जिसे हकीम अजमल खान साहब ने किया था। अब पुनः आते हैं 1922 के गया अधिवेशन पे। 1922 का गया अधिवेशन चल रहा है। सीआर दास साहब एकदम आश्वस्त हैं कि वो जो भी प्रस्ताव लेकर आएंगे वो पास हो जाएगा, लेकिन मित्रों ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, 1922 में गया में अधिवेशन होता है। सीआर दास एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 1923 में होने वाले चुनावों में कांग्रेस चुनावों में प्रतिभाग करेगी, लेकिन जब उस पर बहुमत साबित करने की बात आती है, वोटिंग होती है, तो यह प्रस्ताव खारिज हो जाता है, अर्थात प्रस्ताव को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। जिससे अब इसका प्रतिफल क्या होता है कि सीआर दास साहब बहुत तमतमा जाते हैं। इतने तमतमा जाते हैं कि वो वहीं से अपने त्याग पत्र की उद्घोषणा करते हैं और उसी कांग्रेस के मंच से कहते हैं कि अब हम का मतलब उनके उन समर्थकों से है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें मुख्यतः मोतीलाल नेहरू हैं। वो कहते हैं कि अब हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। जी हाँ, ये जो मैं नाम ले रहा हूं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, वो स्वराज्य दल का पूर्व नाम है। इसके बाद गया अधिवेशन समाप्त होता है। जितने भी स्वराज्यीय रहते हैं या स्वराज्यवादी रहते हैं वो आगे बढ़ते हैं और मार्च 1923 को स्थान इलाहाबाद अखिल भारतीय स्वराज्यवादियों का एक सम्मेलन होता है और वो सम्मेलन इस उद्देश्य से रखा जाता है कि हम एक नई पार्टी का, एक नए दल का गठन करेंगे जो आने वाले चुनावों में प्रतिभाग करेगी। और इसका प्रतिफल ये होता है कि मार्च 1923, जी हाँ, मार्च 1923 को
स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है और यह कार्यक्रम होता है इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान का प्रयागराज है। जी हाँ, 1 मार्च 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का संगठन का सम्मेलन होता है। स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। इसके संस्थापक सदस्य होते हैं, अध्यक्ष बनाए जाते हैं CR दास और महामंत्री बनाए जाते हैं मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़े इसके पहले इनके व्यक्तिगत क्षेत्रों के बारे में बता दूं, क्योंकि आने वाले चुनावों में उसका संदर्भ लेना आवश्यक होगा। चितरंजन दास साहब बंगाल से आते हैं, CR दास साहब बंगाल से आते हैं, मोतीलाल नेहरू साहब उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र से आते हैं। और जब आगे वाले चुनाव होंगे तो ये दोनों व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों से अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। संगठन बन गया, अध्यक्ष भी बन गए, महामंत्री भी बन गए। अब ये तय है कि चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पुनः 2 अलग धड़ों में दिख रही है। एक धड़ है स्वराज्यवादियों का, जिन्हें परिवर्तनवादी कहा जाता है। जिस समय हम लोग स्वराज पार्टी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उस समय 2 टर्मिनोलॉजी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, 2 शब्दावलियों पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। एक है परिवर्तनवादी और दूसरे हैं अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी कौन है? जिसमें से स्वराज पार्टी के सदस्य हैं, जिसमें CR दास साहब, मोतीलाल नेहरू साहब। परिवर्तनवादी क्यों कह रहे हैं? परिवर्तनवादी इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी के जो नकारात्मक कार्य थे, उन कार्यक्रमों में यह भी था कि हम आने वाले चुनावों का विरोध करेंगे। तो एक प्रोग्राम सेट था कि हमको चुनावों का विरोध करना है। उस सेट प्रोग्राम के विरोध में जाकर या उसमें परिवर्तन लाने वाली विचारधारा के जो भी सदस्य हैं वो परिवर्तनवादी कहलाते हैं। और दूसरा धड़ा कांग्रेस का वह धड़ा था जो ये चाहता था कि जो पूर्व में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि चुनावों का हम विरोध करेंगे, हम उसी प्रकार सतत रूप से विरोध करते रहेंगे। इसीलिए इनको अपरिवर्तनवादी कहा गया। क्या कहा गया? अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी धड़े में कौन कौन से लोग थे? राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, इन्हीं को राजा साहब भी कहते हैं, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, NG रंगा। तो ये जो जितने भी सदस्य हैं ये अपरिवर्तनवादी थे। स्पष्ट हो गया कि परिवर्तनवादी में स्वराज पार्टी के सदस्य थे, अपरिवर्तनवादी में कांग्रेस के वो सदस्य थे जो चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है, स्वराज पार्टी के रूप में और अपरिवर्तनवादी दलों के रूप में। लेकिन जो कांग्रेस का प्रबुद्ध वर्ग था वो वर्तमान समय में ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कांग्रेस पुनः एक बार विभाजित हो। तो बात होने लगी भाईचारे की, बात होने लगी समन्वय की और बात होने लगी सामंजस्य की। इसी समय 1923 में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद साहब फिर से एक बार एक माध्यम बनते हैं, एक सेतु बनते हैं दोनों धड़ों के बीच में। और यह लगभग तय कर लिया जाता है कि ठीक है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वो कांग्रेस के सिंबल से या कांग्रेस के अंतर्गत रहकर भी चुनाव लड़ सकता है। इस तरह से दोनों दलों के बीच में या दोनों धड़ों के बीच में जो दूरियां बनी थी, जो तलखी बनी थी, वो थोड़ी थोड़ी पटती हुई दिखाई देती है। अब समय आता है चुनाव का, जिसकी वजह से सारी रार है। चुनाव होते हैं नवंबर 1923 में। नवंबर 1923 में चुनाव होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें 101 सीटों पे 42 सीटें स्वराज पार्टी को प्राप्त होती हैं। कितनी मित्रों? 101 में से 42। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 में से 42 सीटें प्राप्त होती हैं। अब प्रांतीय चुनावों की बात करते हैं। स्वराज पार्टी ने यह चुनाव बहुत दमदारी से लड़ा था, पुरजोर चुनाव लड़ा था, उसके प्रतिफल भी बहुत अच्छे आए। मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था स्वराज पार्टी को। मध्य प्रांत में प्रतिनिधित्व कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आई थी स्वराज पार्टी,
बंगाल में कौन प्रतिनिधित्व कर रहा था? चित्तरंजन दास, सीआर दास साहब। मुंबई और उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता मिली थी पार्टी को, काफी लोग उसके जीत कर आए थे। तो जो अच्छे क्षेत्र थे, मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत, बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आए थे, मुंबई और उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। परंतु पंजाब में और मद्रास में कुछ जातिवादिता के कारण, सांप्रदायिकता के कारण उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली। इस वजह से मद्रास और पंजाब में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर नहीं पाए। तो ये तो हो गया चुनाव। जब ये चुनाव हो गया, चुनाव होने के बाद उनको बहुत अच्छी सफलता मिली। इसी समय ये चुनाव हुए थे ध्यान रखिएगा, ये चुनाव हुए थे नवंबर 1923 में, और गांधी जी असहयोग आंदोलन और उसके बाद की क्रियाओं के कारण जेल में थे। फरवरी 1924 में क्या होता है कि गांधी जी का स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो जाता है। तो अत्यंत खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी जेल से बाहर आते हैं। अब गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी जेल से रिहा होकर वापस आते हैं, कुछ स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं, और उसके बाद ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना करके समाज सेवा के कार्यों में डट जाते हैं। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के अंतर्गत ये था कि वो चरखों और हथकरघों को प्रमोट करेंगे और उनसे बनने वाले उत्पादों को एक अच्छे बाजार के लिए प्रेषित करेंगे, जिससे भारतीय खादी उद्योग, भारतीय हथकरघा उद्योग प्रमोट हो सके, आगे बढ़ सके। जब ये सब लब्बो लबाब चल ही रहा था, तभी नवंबर 1924 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू की पहल पर गांधी जी के साथ एक वार्ता होती है, और ये वार्ता इतिहास के पन्नों पर गांधी दास पैक्ट के नाम से जानी जाती है, नवंबर 1924। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि दोनों वर्ग एक दूसरे के कार्यक्रमों पर सहभागिता प्रदर्शित करते हैं। गांधी जी यह बताते हैं कि अब असहयोग राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रह गया है। दूसरी बात, जो भी स्वराज पार्टी के लोग हैं वो कांग्रेस के धड़े के अंतर्गत चुनाव लड़ सकते हैं, या जो भी कांग्रेसी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। उसमें हुआ क्या कि जो कुछ लोग अपरिवर्तनवादी धड़े से थे उन्होंने भी आगे चलकर चुनाव लड़े और जीते भी। ये सब हुआ, और भी कई महत्वपूर्ण बातें हुई, और वो सारी महत्वपूर्ण बातों की पुष्टि 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में हुई। 1924 का बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी जी ने पहली बार और आखिरी बार कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जी हाँ, ये बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि वो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो वो बेलगांव 1924 का अधिवेशन। ये तो स्पष्ट हो गया कि स्वराज पार्टी क्यों बनी, स्वराज पार्टी कैसे बनी, उसके मानक सदस्य कौन कौन से थे, गांधी जी का उसके पर क्या रुख था, गांधी जी और स्वराज पार्टी के सदस्यों के मध्य कैसी समझौता हुआ। और अब ये बात करते हैं कि भैया स्वराज पार्टी के सदस्यों ने चुनाव तो लड़ लिया, चुनाव ठीक ठाक जीते भी। अब जिस उद्देश्य के साथ वो हाउस पहुंचते हैं, असेंबली पहुंचते हैं, उसका करते कैसे वो उसको प्रतिफल उसका लाने का प्रयास करते हैं, कैसे उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ चुनाव लड़ा था उसके साथ कितना ज्यादा ईमानदारी के साथ उस पर वो काम कर पाते हैं। तो देखते हैं कि क्या सफलताएं उनको मिली। सबसे पहले बजट अस्वीकृत का कार्य किया। अब भाई जब असेंबली बन गई उसमें बजट लेके आया गया। जैसे ही बजट लेके आते हैं तो स्वराज पार्टी के लोग क्या करते हैं कि उस पर निगेटिव वोटिंग करते हैं और उसको अस्वीकृत करार देते हैं। जब अस्वीकृत करार देते हैं तो तत्कालीन समय में यह विधान था कि अगर किसी भी कारण से कोई बजट पास नहीं हो पाता है तो तत्कालीन वायसराय के पास वीटो अधिकार होगा और वो अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए उस बजट की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। लगातार स्वराज पार्टी के सदस्य बजट को अस्वीकृत कराते थे और तत्कालीन वायसराय उसको स्वीकृति प्रदान करते थे। लगातार एक तरफ से अस्वीकृति हो रही, दूसरी तरफ से स्वीकृति हो रही है। तो इससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि उस समय के जो विधान परिषद थे या उस समय की जो असेंबली थी उसका वास्तविक चरित्र सामने उजागर हो गया। उससे यह स्पष्ट हो गया कि उत्तरदायित्व नाम की कोई चीज नहीं है, सहभागिता नाम की कोई चीज नहीं है।
जो सरकार को करना है वो करेगी। अगर हम उसको हाउस में फेल भी कर देते हैं तो भी वो अपना वीटो प्रयोग करके बजट को पास करा लेती है। तो असेंबली का जो वास्तविक चरित्र है उसका उजागर, उसका मतलब चरित्र सामने आया। दूसरा होता है कि लगातार यही कार्य कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने यह उद्देश्य बनाकर गए थे कि हम लगातार सरकार के साथ सहयोग करेंगे, और वो कर रहे थे। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके अंतर्गत यह हुआ होना था कि कुछ समय बाद जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था, और उसी का यह प्रतिफल हुआ कि 1924 में एक मूडीमैन कमेटी का गठन किया गया, और कमेटी का यह कार्य था कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो भी नियम और विधान बनाए गए थे, क्या वह अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या वह भारतीय शासन और समाज को एक नई दिशा और अच्छी दिशा प्रदान कर पा रहे हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण सफलता ये थी कि लगातार उत्तरदायी शासन की ओर हम बढ़ें। इसके लिए स्वराज पार्टी के सदस्यों ने सरकार के ऊपर यह दबाव बनाया कि अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी कि गोल में सम्मेलन होने चाहिए, सब लोग उसमें बैठें, एक आपसी चर्चा हो, आपसी विषय साझा किए जाएं और एक नवीन, स्थायी और अच्छे विधान का प्रयोग किया जाए। चौथा, स्वराज पार्टी के लोगों ने लगातार अपने वर्चस्व को बनाने का प्रयास किया, और उसी समय हुआ क्या, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष के रूप में विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1925 विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी समय क्या हुआ कि एक एंड्रयू स्क्रीन कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य गठन का यह था कि जो भी भारतीय सेना है उसके भारतीयकरण पर तीव्रता लाई जाए, यानी कि भारतीय सेना में सैनिकों और उच्च पदस्थ अधिकारियों में अधिकतर मौके भारतीय लोगों को दिए जाएं, और इस कमेटी के सदस्य के रूप में मोतीलाल नेहरू को चुना गया। तो ये जो महत्वपूर्ण कारण थे ये दिखाते हैं कि हाँ, अभी तक स्वराज पार्टी के सदस्य जिस उद्देश्य के साथ असेंबली पहुंचे थे लगभग उनका प्रयोग वो कर रहे थे, और उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे थे। लेकिन यही वो समय है जब स्वराज पार्टी का पतन भी प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा कर ली है कि स्वराज पार्टी क्यों बनी, हमने कैसे बनी, गांधी जी का उनके प्रति क्या रुख रहा, गांधी जी के साथ उनके समझौते कैसे हुए, उन्होंने असेंबली के अंदर क्या व्यवहार किया, क्या बर्ताव किया, उसके परिणाम क्या हुए। अब हम बात करेंगे कि स्वराज पार्टी का पतन कैसे हुआ। स्वराज पार्टी के पतन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है या जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि 1925 में सीआर दास साहब की मृत्यु हो जाती है। स्वराज पार्टी के जो सबसे मजबूत स्तंभ, संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष थे सीआर दास साहब, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे स्वराज पार्टी लगभग टूट सी जाती है। दूसरा जो वैचारिक कारण है जिसके वजह से स्वराज पार्टी में पतन दिखाई देता है वो यह है कि हम उद्देश्य तो यह बना के गए थे ना, स्वराज पार्टी ये क्या उद्देश्य बना के गई थी, ये उद्देश्य बना के गई थी कि हम सरकार का असहयोग करेंगे। लेकिन 1925 आते आते वो सरकार के रंग में रंगने लगे थे, सरकार के साथ सहयोग प्रदान करने लगे थे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनते हैं, ये इसी का परिणाम था। और जब वो सरकार का सहयोग करने लगे तो उनके साथ जो जनसमर्थन था वो धीरे धीरे टूटने लगा। 1926 का चुनाव आता है। 1926 का चुनाव आता है और चुनाव में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता मिलती नहीं है, आशातीत सफलता नहीं मिलती है। और कांग्रेस कमेटी इसी समय ये डिसाइड भी करती है, निर्णय लेती है कि अब हमको विधान परिषद और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का त्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि धीरे धीरे करके स्वराज पार्टी सनह सनह पतन की ओर अग्रसर होती है और धीरे धीरे टूट कर बिखर जाती है। 1930 आते आते सविनय लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, सिविल नाफरमानी आंदोलन,
तो पुनः जितने भी सरकारी स्तंभ थे हमको उनका बहिष्कार करना ही था। तो स्वाभाविक सी बात है कि स्वराज पार्टी ने भी उसका बहिष्कार किया और चुनाव का बहिष्कार हो गया। तो इस तरह से स्वराज पार्टी लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कार्य 1928 में स्वराज पार्टी करती है और वो यह होता है कि 1928 में स्वराज पार्टी पब्लिक सेफ्टी बिल जो कि पास होने जा रहा होता है असेंबली में, उसकी पराजय करवाती है। ये वही पब्लिक सेफ्टी बिल है जिसे गुलामी का प्रथम अध्यादेश कहा जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, स्वराज पार्टी से संबंधित जो भी विषय थे उनको हमने बहुत अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों के साथ साझा किया है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी महत्वपूर्ण अंक रह गया है या कोई महत्वपूर्ण बिंदु रह गया है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं 1922 से 1928 से 1930 की, इसी समय कुछ और भी आंदोलन, कुछ छोटे छोटे संगठनों का निर्माण हुआ जिन पे एक सरसरी निगाह डालते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय उदारवादी लीग। ये राष्ट्रीय उदारवादी लीग वही है जब 1918 में 1917 के अधिनियम का विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही थी, तो उसी समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कुछ लोग उस अधिनियम का सहयोग करना चाह रहे थे, उसका समर्थन करना चाह रहे थे। उन्होंने ही उस समय लिबरल पार्टी या लिबरल लीग की स्थापना की थी। वही बाद में राष्ट्रीय उदारवादी लीग बनी, जिसने इस चुनाव में भी भाग लिया लेकिन कुछ बहुत अच्छा परिणाम वो दे नहीं पाए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1924 में क्या होता है कि कमाल पाशा तुर्की के बादशाह बनते हैं और वो खलीफा का पद समाप्त कर देते हैं, तो खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। खिलाफत आंदोलन जब समाप्त होता है तो मुस्लिम लीग भी लगभग कहीं ना कहीं टूट जाती है। इसी समय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं जिन्ना। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जिन्ना 1924 में करते हैं और उस संपूर्ण पार्टी के स्वयं नेता बन जाते हैं जिन्ना। उसका एक कई सारे साहित्यकार यह भी उसके नेपथ्य में बात करते हैं, अंदर खाने चर्चा होती है कि गांधी जी के आगमन से जिन्ना को यह लगने लगा था कि अब भारतीय राजनीति में उनके लिए कुछ विशेष रह नहीं गया है और अपनी राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा खोजने के चक्कर में उन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। हिंदू महासभा। हिंदू महासभा की स्थापना तो वैसे 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में हो चुकी थी और इस हिंदू महासभा की स्थापना का जो प्रमुख श्रेय है वो महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। लेकिन 1915 के समय से वो बहुत प्रभावी नहीं थी। लेकिन 1924 आते आते जब मालवीय साहब खुद उसके अध्यक्ष बने और बड़ी सक्रियता से उसको आगे बढ़ाया, तब हिंदू महासभा एक बड़े संगठन के रूप में अग्रसर हुई और एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है। यूनियनिस्ट पार्टी। यह पार्टी मुख्यतः पंजाब की पृष्ठभूमि से है और इसका मुख्य कार्य था जो वहां के भूस्वामी हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाए। प्रारंभ में तो यह केवल भूस्वामियों के लिए कार्य करती थी, बाद में यह पार्टी बड़ी होती है। बड़ी होने के बाद चुनाव भी लड़ती है। 1937 के चुनाव में यही यूनियनिस्ट पार्टी है जो मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ती है, पंजाब में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसी समय पंजाब में अकाली दल का भी आंदोलन होता है, अकाली दल का गठन होता है। इसके पीछे कारण था कि अंग्रेजों की मदद से और भ्रष्ट महंतों की मदद से जो घोरक धंधा गुरुद्वारों में चलने लगा था उसका विरोध किया जाना था और यह आंदोलन काफी सफल रहा। यह आंदोलन उस समय से भी चल रहा था जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, आगे भी चला और एक जो रूढ़िवादी प्रथा बन गई थी या भ्रष्ट महंतों का जो परिवेश बन गया था गुरुद्वारों में, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने में यह सफल भी रहे। 1923 में ही नागपुर झंडा सत्याग्रह हुआ। नागपुर झंडा सत्याग्रह में क्या हुआ था कि कांग्रेस का एक झंडा था, कई सारे आंदोलनों में उस झंडे का प्रयोग करने के लिए सरकार की तरफ से एक आदेश पारित हुआ था कि आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आंदोलन हुए, रैलियां हुई और ऐसा भी कहा जाता है कि गुजरात से भी कई सारे दल भेजे गए थे जो नागपुर झंडा सत्याग्रह को समर्थन दे सके। कुछ दिनों बाद सरकार को लगा और उन्होंने वो आदेश वापस ले लिया। इस तरह से नागपुर झंडा सत्याग्रह भी समाप्त हो गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो यह 1923 में हुआ था। बोरशद आंदोलन। बोरशद आंदोलन गुजरात का आंदोलन है, खेड़ा के आसपास का क्षेत्र है। यहां सरकार ने एक नियम बनाया था कि जो भी नवयुवक हैं उनको सेना में भर्ती होना होगा, पुलिस में भर्ती होना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें व्यक्ति कर देना होगा। व्यक्ति कर यानी कि पर्सन
टैक्स और उस कर के विरोध में यह आंदोलन चला। गांधी जी ने भी इस आंदोलन का विरोध किया और अच्छा विरोध हुआ, जिसके कारण बाद में यह कर हटा लिया गया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। दक्षिण में एक आंदोलन होता है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह 1924 से 1925 में चला। इस वाइकोम सत्याग्रह का जो क्षेत्र था वो केरल का त्रावणकोर क्षेत्र था और इस आंदोलन का जो भी नेतृत्व कर रहे थे वो थे टी.के. माधवन साहब। टी.के. माधवन साहब इस बात का आंदोलन कर रहे थे कि दलितों को या पिछड़े वर्ग की जो निम्न जातियां हैं उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित था, जिसको लेकर वह आंदोलन कर रहे थे। उनको लगता था कि कोई भी मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल एक सार्वजनिक स्थल होता है जहां पे सबका प्रतिभाग होना चाहिए, सबकी इस उपस्थिति होनी चाहिए। जब यह आंदोलन प्रखर होने लगा तो सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए एक कार्यक्रम किया जिसमें 20 से ज्यादा सड़कें दलितों या पिछड़े वर्ग की निम्न जातियों के लिए बनाए गए और जब वो सड़कें बनाई गई तो उसके बाद से वाइकोम सत्याग्रह 1924 और 25 के समय जो हुआ था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आज के इस अंक में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो समाप्त होते हैं। एक सरसरी निगाह डालते हैं समरी के रूप में, जिससे वो याद रह जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन 1 मार्च 1923 को इलाहाबाद में हुआ। इसके संस्थापक सदस्य थे सी.आर. दास साहब, अध्यक्ष बनाए गए और मोतीलाल नेहरू महासचिव या महामंत्री बनाए गए। 1923 में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुए विशेष अधिवेशन कांग्रेस दिल्ली में दोनों धड़ों में जो रार हुई थी, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी, उनमें कुछ सुलह कराई गई। 1922 का कांग्रेस अधिवेशन गया में हुआ था, जिसमें सी.आर. दास साहब ने चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया था जो कि फेल हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। 1924 नवंबर 1923 में चुनाव होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 के सापेक्ष हम 42 सीटों पर चुनाव जीतते हैं। मध्य प्रांत में बहुमत प्राप्त होता है। बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आते हैं। मुंबई और उत्तर प्रदेश में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मद्रास और पंजाब में जातिवाद तथा सांप्रदायिकतावाद के कारण हमको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। स्वराज पार्टी के जो सदस्य रहते हैं वह असेंबली के अंतर्गत असहयोग का लगातार व्यवहार करते हैं, बजट स्वीकार कराते हैं, मूडीमैन कमेटी का गठन करवाते हैं, एंड्रू स्क्रीन कमेटी का गठन करवाते हैं और गोलमेज सम्मेलन हो इस विषय का दबाव बनाते हैं। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी समय 1925 में सी.आर. दास साहब की मृत्यु हो जाती है। नवंबर 1924 में सी.आर. दास और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी करते हैं और गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता स्वयं गांधी जी ने की हो तो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन है। तो मित्रों, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं इस आंदोलन के, इस पार्टी के गठन से लेकर उसके पतन के कारणों तक, उन सबको हमने आपके साथ साझा किया है। ये उम्मीद की है और यह उम्मीद की भी जा रही है कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी अगर कुछ शंकाएं हैं तो उनको भी लिखिए और इतिहास गंगा के इस कार्यक्रम को और मजबूत बनाइए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।